Good morning, dear student. Welcome to the E-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. This is our lecture number 3rd, in which we will study about the Sommerfeld atomic model. This is our lecture number 3rd in the unit number 3rd, Atomic and Molecular Spectroscopy. In our lecture number 2nd, we studied about the Bohr atomic model. Now in this lecture, we will discuss about the Sommerfeld atomic model. तो समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल देखने के पहले मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये स्पेक्ट्रोमीटर है यहाँ पे, और ये डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप है। और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जो गैस डिस्चार्ज का जो रेडिएशन है, जो स्पेक्ट्रा है, वो हम देख सकते हैं। अगर ये जो ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, अगर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप किया है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से क्या होता है कि इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में का जो गैस है, उस गैस के ऊपर में इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होते हैं और वो गैस डिस्चार्ज होती है। उसका आयोनाइजेशन यहाँ पे होता है और आयोनाइजेशन होने के बाद इस टाइप का ट्रांजिशन होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन which is incident on the hydrogen gas molecules, then these atoms goes to the excited state, and then after some times, in nanosecond, it returns to its original state. It means that it jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit and emit the radiation according to the Bohr's third postulates. तो यहाँ से रेडिएशन इमिट होंगे अलग अलग कलर के, अलग अलग वेवलेंथ के, और वो रेडिएशन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगाएंगे और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगाने के बाद वो डिफ्रैक्ट होते हैं और डिफ्रैक्ट होने के बाद हमको इस तरीके का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो इस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर से रेडिएशन बाहर निकल रहा है, जिस तरीके से हमारे सन से बाहर निकलते हैं। सन से निकली हुई रेडिएशन में सभी प्रकार की वेवलेंथ प्रेजेंट रहती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड, सभी प्रकार की। उसी तरीके से हाइड्रोजन एटम्स का जो स्पेक्ट्रम है, उसी के अंदर से भी सभी प्रकार की वेवलेंथ प्रेजेंट रहती है। तो हमें दिखाई देने वाली जो वेवलेंथ है वो सिर्फ विजिबल है। इसमें से बाकी की वेवलेंथ भी निकल रही है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, नियर इंफ्रारेड, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है। हमको दिखाई देने वाली वेवलेंथ है सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम, जो कि बाल्मर सीरीज में आती है। लेमन अल्ट्रावायलेट में, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये इंफ्रारेड में आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की स्टडी हम इसे इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ एक डायग्राम दिए, लाइट सोर्स है जो कि ऐसा ये यहाँ पे ये है, और यहाँ से ग्रेटिंग से ये पास होने के बाद इस फोटोग्राफिक फिल्म पे इंसर्ट होता है और हमको इस टाइप का इस स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। रेडबर्ग कांस्टेंट हम इस एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हमने इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक देखे थे, और वो ड्रॉबैक क्या थे हम उस पर एक थोड़ा नजर मार लेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द बोर, द लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड ईच हैव वेल डिफाइंड वेवलेंथ, but spectrograph of high resolving power show that
H alpha, H beta and H gamma lines in the hydrogen spectrum are not a single. इसका मतलब हुआ कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम बाल्मर सीरीज का है, यहाँ पे जो H अल्फा, H बीटा और H गैमा, देखिए H अल्फा, H बीटा और H गैमा जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ मिली है वो सिंगल सिंगल लाइन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि एक रेड की लाइन, एक ग्रीन की लाइन, एक ब्लू की लाइन, ऐसा नहीं। अगर हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से देखते तो ऐसा नहीं दिखाई देता एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक लाइन नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक ही कलर के, एक ही वेवलेंथ के मल्टीपल लाइन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखते हो। इसे बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। ओके, सो द स्पेक्ट्रोग्राफ्स ऑफ हाई रिजोल्विंग पावर shows that H alpha, H beta and H gamma lines in the hydrogen spectrum are not a single line. Each spectral line actually consisted of several very close lines packed together. Okay, so under the high resolution, H alpha lines can be resolved into two close components with a wavelength separation of 0.3 angstrom unit. This is called as fine structure of spectral line. ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक अगर रेड की है तो एक सिंगल लाइन दिखा दी, इसकी फाइन, इसकी और एक मल्टीपल लाइन, फाइन लाइन दिखाई देती है, उसको बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर। तो बोर थ्योरी जो है, बोर एटॉमिक मॉडल, ये उसका ड्रॉबैक है कि बोर्स थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर। सिंगल लाइन के बारे में तो बता दिया उसने कि जो ट्रांजिशन होता है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट होता है। जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, जितना एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसलिए वेवलेंथ कम। तो कम वेवलेंथ की रेडिएशन होते हैं ब्लू, फिर वेवलेंथ बढ़ती जाती है, रेड की तरफ खिसकती जाता है। ओके, तो ये है हमारा बोर का थर्ड पोस्टुलेट। बोर ने तो बता दिया कि जो मैटर होते हैं वो रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, या फिर सोर्स रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। वो कब करते हैं, एक एटम में वो रेडिएशन इंसिडेंट कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी पे आएगा तो एक लाइन इमिट करेगा, एक लाइन हमें दिखाई देंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली एक ही लाइन के 3-4 लाइन दिखाई दे रहे हैं, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर, H अल्फा लाइन फाइन स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है, ये बोर्स के एटॉमिक मॉडल में नहीं बताया गया। सो बोर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फाइन स्ट्रक्चर। तो फिर तो समरफील्ड, उसके बाद बोर्स के बाद समरफील्ड आया, और फिर हमको देखना है यहाँ पे समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। तो क्या किया समरफील्ड ने, देखिए, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, समरफील्ड इंट्रोड्यूस टू मेन मॉडिफिकेशन इन द बोर्स थ्योरी। समरफील्ड ने क्या किया कि 2 मेन मॉडिफिकेशन किया बोर्स थ्योरी में। अब वो मॉडिफिकेशन क्या है ये हम अभी देखेंगे, और यहां से रियल चालू होता है समरफील्ड एटॉमिक मॉडल। सी हियर, अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in general is an elliptical with the nucleus at one of its focus. According to the Bohr, the electron revolving around the nucleus in a circular orbit, but according to the Sommerfeld, electron does not revolving around the nucleus in a circular orbit. Its path is elliptical and elliptical with the nucleus at one of its foci. एक ये हो गया। दूसरा, सेकेंडली, 2 मेन मॉडिफिकेशन, पहला मॉडिफिकेशन ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट वेरीज एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। अब ये जो मॉडल है वो मॉडल कंपेयर किया गया है कि सोलर सिस्टम से, जिस तरीके से सोलर सिस्टम में होता है कि सन ये सेंटर में रहता है और जितनी भी प्लैनेट्स है वो अराउंड द सन इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, और वो प्लैनेट की वेलोसिटी ज़्यादा कहाँ रहती है, जब वो सन के नियरेस्ट रहता है। उसी तरीके से एटम और न्यूक्लियस के बारे में भी सेम कंसिडर किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड। ठीक है, एक तो
दूसरा, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं तो उसकी वेलोसिटी में फर्क आता है, चेंज आता है। ओके, तो ये दो एजम्पशन से क्या हुआ, ये दो उसके जो बोला गया है मॉडिफिकेशन से क्या हुआ, दिस कॉज द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन इन द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो फिर रिलेटिविस्टिक वेरिएशन वहाँ पे आते हैं। ओके, सो नाउ व्हेन इलिप्टिकल ऑर्बिट आर परमिटेड, one has to deal with two variable quantities। अगर हम इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर लेते हैं, सर्कुलर छोड़ देते हैं, और इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में अगर हम कंसिडर करते हैं, सो वंस हैज टू डील विथ टू वेरिएबल क्वांटिटीज। दो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे हमको डील करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट द वैरिंग डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोई भी इलिप्ट की एक ही फोकस पे रहता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलिप्स के दो फोकस है, कोई भी एक फोकस पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से वेरी होगा इलिप्स में। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता था कि न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है, पहले अगर एक ऑर्बिट लेते हैं हम, दूसरा ऑर्बिट लेते हैं, अगर दूसरे ऑर्बिट की बात करते हैं तो दूसरे ऑर्बिट में रेडियस फिक्स रहती है, डिस्टेंस न्यूक्लियस से वेरी नहीं होता है। थर्ड ऑर्बिट की लेते हैं तो भी रेडियस फिक्स रहती है। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है कि डिस्टेंस सेम नहीं रहता है, यहाँ पे आर अलग है, यहाँ पे आर अलग है, ठीक है, ये दोनों आर में फर्क है। तो वैरिंग डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक पहला। दूसरा, varying angular position of electron with respect to nucleus, that is azimuthal angle phi। यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस लाइन से अगर हम एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट रहने की वजह से एंगुलर पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की ये चेंज होती है, ये जो फाई है ये फाई चेंज होता है। तो ये दो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे हमको डील करनी पड़ेगी। कब? जब हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑर्बिट में सर्कुलर ऑर्बिट ना कंसिडर करते हुए इलिप्टिकल करते हैं तब। तो varying the distance of the electron from the nucleus and the varying the angular position of electron with respect to the nucleus, that is azimuthal angle phi। Okay, now to deal with these two variable, two quantum numbers are introduced। अगर ये दो वेरिएबल से डील करते हैं तो दो क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n of Bohr series which determine the energy of electron। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है, ये ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट को नाम दिया गया है KLMN और उसका नंबर दिया गया है n = 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दिस नंबर इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो गया पहला एक क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर है न्यू क्वांटम नंबर कॉल्ड ऑर्बिटल और azimuthal quantum number which is represented as L, which has been introduced to the characterize the angular momentum in the orbit। ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम को कैरेक्टराइज करने के लिए एक नया क्वांटम नंबर जनरेट किया गया है जिसको बोलते हैं हम azimuthal quantum number L। ओके, सो नाउ टू डील विद द टू वेरिएबल्स, two quantum number are introduced। first is a principal quantum number, second is a azimuthal quantum number। ठीक है, ये हम सब प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू रहती है L = 0 1 2 एंड सो ऑन। उसको सब ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है, उसको नाम दिया जाता है SPDF। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड मॉडल, फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देयर आर n पॉसिबल ऑर्बिट्स ऑफ वैरिंग एसेंट्रिसिटी कॉल्ड सब ऑर्बिट और सबशेल। सो समरफील्ड के हिसाब से अगर अलग अलग n पे अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे उसके अलग अलग सब ऑर्बिटल रहेंगे, सब ऑर्बिट्स रहेंगे। मान लीजिए कि अगर एक n = 1 है तो उसके अंदर में कोई सब ऑर्बिट रहेगा, n = 2 है उसके अंदर में कोई सब, n = 1 में सिर्फ एक ही रहता है, n = 2 में उसके सब ऑर्बिट रह सकते हैं, sp3 में SPDF। तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर में for any principal quantum number n, there are n possible orbits of varying eccentricity called suborbits or subshell। Out of n subshell, one is circular and remaining। अब remaining कौन से, हमको पता है कि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। अगर n 1 है तो L 0 रहेगा, ठीक है।
इसलिए फार्मूला दिया है n माइनस वन। n अगर टू है, n अगर टू है तो टू माइनस वन l वन रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से l की वैल्यू डिसाइड होगी। तो ये फार्मूला n माइनस वन। ओके, सो आउट ऑफ n सबशेल वन इज सर्कुलर एंड रिमेनिंग n माइनस वन आर इलिप्टिक। तो कोई भी n के लिए, ठीक है, कोई भी n लो, उसमें एक सर्कुलर रहेगा और बचे भी इलिप्टिकल रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे n 4 लिया मैंने, n अगर 4 लेता हूँ मैं तो 4 माइनस वन होते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए k इक्वल्स टू 1 इलिप्स है, k इक्वल्स टू 2 भी इलिप्स है, k इक्वल्स टू 3 भी इलिप्स है, और लेकिन k इक्वल्स टू 4 ये सर्कल है। अब ये इलिप्स सर्कल कैसे आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। ओके, नाउ दैट इज इट डिटरमाइंस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 0 to n-1 इन स्टेप ऑफ यूनिटी। मतलब ये जो है, इससे क्या होता है कि इट डिटरमाइन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट वैल्यूज वेरीज फ्रॉम 0 to n-1 इन स्टेप ऑफ यूनिटी। ओके, मतलब 0 से n-1। दिस ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L इज यूजफुल in finding the possible elliptical orbits. The possible elliptical orbit are such as b by a equals to L plus 1 by n. Here n is the quantum number and L is the orbital quantum number. तो ये फार्मूले का यूज करके कौन सा एलिप्स आएगा और कौन सा सर्कल आएगा ये हम निकाल सकते हैं। ओके, वेयर a and b are semi मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ द इलिप्स। अब हमको पता है कि इलिप्स से ए और बी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस रहती है। ओके, दिस पॉसिबल सब ऑर्बिट्स possess slightly different energy because of the relativistic variation of the electron. Okay, see here once again, b by a equals to L plus 1 by n. So here n is a principal quantum number and n is a angular momentum quantum number symbol. Okay, so value of n equals to 1 to 3, but the value of L equals to 0, 1 to 3, starting from 0, here starting from 1. And we know that here A is the semi major axis and B is a semi minor axis. Okay, तो A और B के वेरिएशन डिसाइड करते हैं कि इलिप्टिकल रहना चाहिए, इलिप्टिकल इसेंट्रिसिटी उसकी कितनी रहनी चाहिए। अगर A इक्वल्स टू B है तो वो तो सर्कल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग n पे अलग अलग वैल्यू पे किस तरीके के सबशेल बनते हैं, किस तरीके की उसकी इसेंट्रिसिटी वेरी होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है b बाय a इक्वल्स टू L प्लस 1 बाय n। a इज अ सेमी मेजर एक्सिस, b इज अ सेमी माइनर एक्सिस, L इज अ एंगुलर क्वांटम नंबर and n is a principal quantum number. The value of n is 1, 2, 3, 4 and so on, and the value of L is 0 to n minus 1. Let's suppose we take a first case, we take a value of n equals to 1. So the value of L become 0 to n minus 1, n is 1, 1 minus 1 is 0 also, so it becomes 0. So in that case, put this value in the equation. B by A is equals to 0 plus 1 by 1. Therefore, B by A is equals to 1. It's nothing but B equals to A. It means that semi major and semi minor axis are same. और ये तभी होता है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड तो वो शेप बनता है सर्कल का। इस सर्कल में A और B, ये A और ये B बोथ आर सेम, तो इस शेप बन गया सर्कल का। अब केस नंबर 2 लेते हैं। हियर वी टेक n वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 2। अगर n 2 लेता हूं मैं तो L की वैल्यू कितनी आएगी? 0। यहां मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस 1 1, 0 एंड 1, ठीक है। 0 to n minus 1, मतलब 0 और ये जो वैल्यू है उसके बीच की वैल्यू सभी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए n equals to 2, L equals to 0 and 1. So put this value in this equation 1 by 1. तो इसके अंदर में स्मॉल केस लेता हूं मैं A, जिसमें n equals to 2 लूंगा एंड L equals to 0 लूंगा।
ये मैं इसके में पुट करता हूँ, b by a is equals to 0 plus 1 by 2. So we get b equals to a by 2. इसका मतलब क्या हो गया कि जो b है सेमी माइनर एक्सिस वो सेमी मेजर एक्सिस के हाफ है। अगर हाफ रहती है तो ऑब्वियसली जो शेप बनता है वो बनता है इलिप्स। ठीक है, ये अगर b है तो इसका हाफ मतलब कितना, तो ये आएगा a, तो लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके के शेप बनते हैं। अब इसके अंदर की b केस में लेता हूं, n equals to 2 and l equals to 1. So in that case b by a is equals to put the value of l equals to 1 plus 1 by value of n is 2. So here we get b by a is equals to 2 by 2, get cancel 1 by 1. So therefore b equals to a. So in that case once again become a circle a b. तो ऐसे अगर हम फिर से केस नंबर 3 में लेते हैं तो इस तरीके से क्या होगा कि एक सर्कल के साथ में मल्टीपल इलिप्स ऐसे सब ऑर्बिट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और एक मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, केस नंबर 3 इन विच द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2, वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 1 इज 2, सो 0 1 एंड 2, क्योंकि बोला है 0 से 2 तक, मतलब 0 से ये वैल्यू तक, ये वैल्यू है 2, इसके बीच की वैल्यू है 1, 0 1 एंड 2। अगर 4 लेते तो 0 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके का हमको ये l की वैल्यू मिलती है। और फिर 1 बाय 1 हम n की वैल्यू 3 रख के l को 0 रखना है, फिर n 3 रख के 1 रखना है, 3 रख के 2 रखना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि कोई भी एक सर्कल होगा, उसके बाद फिर क्या हो गए, ऐसे इलिप्स क्रिएट होते हैं। तो एक सर्कल के साथ मल्टीपल इलिप्स, उसी तरीके से उसके सब ऑर्बिट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरह से इलिप्स मल्टीपल रह सकते हैं और डिफरेंट वैल्यू ऑफ n and l। ओके, ओके, तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैरी होगा तो उस तरीके से उसके एंगुलर क्वांटम नंबर रहेगा और उस तरीके से उसके सबशेल गिरेंगे। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि अगर n इक्वल्स टू 1 है तो l इक्वल्स टू 0 है, सबशेल 1 है। फिर n इक्वल्स टू 2 है तो n इक्वल्स टू 2 अगर लेते हैं तो l इक्वल्स टू 0 1 रहता है, तो उसमें 2 सबशेल आते हैं। तो इन दैट वे अभी थोड़ी देर के पहले हमने जैसे देखा, इस तरीके से हम इसके सबशेल निकाल सकते हैं। ओके, so Bohr theory was able to explain only the series spectra of simplest hydrogen atom. It could not explain the multiple structure of spectral line in a simplest hydrogen atom. फिर से अब अगर हम हमारे पहले के टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा पहले का टॉपिक था कि बोर थ्योरी के डिसएडवांटेज थे कि जो सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम है वो बोर थ्योरी ने बरोबर बताया कि अगर ट्रांजिशन होता है n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 2 तो एक लाइन दिखती है, लेकिन स्पेक्ट्रोग्राफ से हाई रिजोल्विंग पावर से देखे जाने के बाद एक ही लाइन की मल्टीपल लाइन दिखते हैं, उसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर, जैसे एच अल्फा लाइन में दिखता है। तो वो क्यों दिखता है उसका एक्सप्लेनेशन समरफील्ड ने दिया है इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट लाके। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट अगर रहते हैं तो नंबर ऑफ सबशेल यहाँ पे क्रिएट होते हैं और नंबर ऑफ सबशेल के हिसाब से उसकी एनर्जी रहती है। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू 2 के लिए 2 सबशेल है और n इक्वल्स टू 3 के लिए 3 सबशेल है। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 के लिए 2 सबशेल, n इक्वल्स टू 3 के लिए 3 सबशेल। इसीलिए क्या होता है कि जब ट्रांजिशन होता है तो एक लाइन ना दिखते हुए 3 लाइन दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल 3 लाइन यहाँ पे दिखती है। ठीक है, सो बोर थ्योरी वाज able to explain only the series spectra of simplest hydrogen atom like that. It could not explain the multiple structure of the spectral line in a simplest hydrogen atom. In a simplest hydrogen atom. Point to be noted. Okay. But Sommerfeld theory was able to give an explanation
of the fine structure of spectral line of hydrogen due to the concept of suborbits. तो ये है सोमरफील्ड का कंसेप्ट कि बोर्स थ्योरी फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी, इसलिए सोमरफील्ड ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट लाके फाइन स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है वो एक्सप्लेन किया है। तो यही है हमारा समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, समरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल एटॉमिक मॉडल। ओके, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम का फाइन स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन एटम तो एक नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर बहुत कम है, लेकिन ऐसे कुछ एटम जिसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, अबाउट 10 लाइक सोडियम एंड सो ऑन, उस एटम का फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में समरफील्ड थ्योरी फेल हो गई। So now let's see the drawbacks of the Sommerfeld theory. Sommerfeld theory could not predict the correct number of fine structure lines. Moreover, it gave no information about the relative intensity of the lines. Sommerfeld theory could not explain the complex spectra of alkali metal like sodium. Another drawback is these older theories were inadequate to explain new discovery like Zeeman effect and star effect, in which the spectral line could be split up under the influence of magnetic and electric field. We know the Zeeman effect and Zeeman effect and star effect. When the source of light is placed in the magnetic field, then one line is split up into number of lines, and in the case of star effect, we place the source of light in a electric field. तो ये जो दो चीजें हैं, हायर एटॉमिक नंबर में जो अल्कली मेटल है लाइक सोडियम, इसका फाइन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सका सोमरफील्ड, और दूसरा कि जो ज़ीमन इफेक्ट स्टार इफेक्ट ऐसे में क्यों होता है वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो ये दो सोमरफील्ड के ड्रॉबैक है। तो धीरे धीरे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिफाइन करते आ रहे हैं, पहले डेल्टॉन, फिर जे थॉम्पसन, फिर रुदरफोर्ड के बाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो है बोर्स का, और बोर्स के ड्रॉबैक निकाले हैं समरफील्ड ने। अब समरफील्ड के ये ड्रॉबैक है, अब ये ड्रॉबैक दूर किया है। हमारा अगला एटॉमिक मॉडल है वो है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, जहां से आपकी सिलेबस की स्टार्टिंग हो रही है। ओके, तो देखते हैं कि ये जो ड्रॉबैक है वो वेक्टर एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट लेके कैसे दूर हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll see in our lecture number 4 vector atom model. So thank you very much for watching this video.